हाय एवरीवन, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे थे हम लोग कोवलेंट कंपाउंड्स के बारे में। और आज जो है इसमें हम लोग कोवलेंट कंपाउंड्स के प्रॉपर्टीज को समझेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स, कोवलेंट कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज। सबसे पहला आता है फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट आयनिक कंपाउंड्स के प्रॉपर्टीज ऑलरेडी पहले हम लोग पढ़ चुके हैं और उसमें क्या देखे थे कि जितने भी आयनिक कंपाउंड्स होते हैं ऑल आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। आयनिक कंपाउंड्स गैसियस या लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, लेकिन जो कोवलेंट कंपाउंड्स हैं ये सॉलिड, लिक्विड और गैसेस तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे आयोडीन C6H12O6 ग्लूकोज, वैसे ही सुक्रोज C12H22O11 सुक्रोज है, वैसे ही यूरिया NH2C+ONH2 यूरिया। ये सभी होते हैं सॉलिड्स। ऐसा लिक्विड्स की बात करें हम लोग तो HF, H2O, C6H6 बेंजीन, CCl4, CS2, all these are liquids। और गैसेस की बात करें वैसे ही तो मोस्ट कॉमन तो यही है, जैसे CO2, SO2, N2O, CO, SO3, ऑल दीज आर गैसेस। तो कोवलेंट कंपाउंड्स मैटर के जो तीन कॉमन फिजिकल स्टेट हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। अब देखो किसी भी सब्सटेंस का जो एग्जिस्टेंस है कि वह सॉलिड में होगा, लिक्विड में होगा, गैस में होगा, या पूरी तरह से डिपेंड करता है उसके मॉलिक्यूल के नेचर और मॉलिक्यूल के बीच लगने वाले एट्रैक्टिव फोर्स के ऊपर। और उस फोर्स और मॉलिक्यूल के नेचर के आधार पे हम लोग बताते हैं कि वह किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। तो ऐसे कोई क्लियर डिस्टिंक्शन नहीं है कि आप हाँ कंपाउंड देख करके कैसे बताओगे कि वह सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, वो थोड़ा मुश्किल है। उसके लिए मॉलिक्यूल का नेचर, फोर्स सबके बारे में जानकारी होना चाहिए तब। जनरली जो नॉन पोलर होते हैं जनरली वे या तो लिक्विड्स होते हैं या गैसेस होते हैं, क्योंकि नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच लगने वाले फोर्स बहुत स्ट्रांग नहीं होते हैं। लेकिन यदि पोलर है तो बहुत संभावना है कि वे सॉलिड्स में रहेंगे, लेकिन यह कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, बस जनरल बात है। नेक्स्ट, नेचर ऑफ कंपाउंड। नेचर ऑफ कंपाउंड, नेचर ऑफ कंपाउंड कहने का मतलब जैसे आयनिक कंपाउंड्स जितने भी होते थे ऑल आयनिक कंपाउंड्स आर पोलर क्रिस्टलिन सॉलिड्स। तो जो कोवलेंट कंपाउंड्स हैं उसमें से कुछ पोलर भी हैं, कुछ नॉन पोलर भी हैं, जैसे HF, HCl, H2O, NH3, SO2, ये सभी पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स हैं। अब ये पोलर नॉन पोलर कैसे पता करते हैं आगे डायपोल मोमेंट के आधार पर पढ़ेंगे हम लोग। ये सभी पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स हैं। इसी में आप और चाहो तो जोड़ सकते हो, ClF3 जोड़ सकते हो, ऐसे कई कंपाउंड हैं। और कुछ है जैसे हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं C6H6, CCl4, CS2, वैसे ही BCl2, BF3, PCl5, ये सभी नॉन पोलर कंपाउंड्स हैं। नॉन पोलर इसी में SF6 ऐसे।
तो कोवलेंट कंपाउंड्स में कुछ पोलर भी हुए, कुछ नॉन पोलर भी हुए, और ये पोलर नॉन पोलर हम लोग पता करते हैं उस मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर और डायपोल मोमेंट के आधार पे। अब डायपोल मोमेंट इसी चैप्टर में आगे हम लोग को पढ़ना है, तो वहाँ जब डिटेल में डायपोल मोमेंट को पढ़ेंगे तो हम लोग बता पाएंगे कि कौन सा मॉलिक्यूल या कंपाउंड पोलर है या कौन सा नॉन पोलर है। तो यह कंपाउंड का नेचर हुआ। उसके बाद मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करते हैं हम लोग। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। तो मेल्टिंग हो या बॉइलिंग पॉइंट्स हो, दोनों जो है डिपेंड करता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पे, पार्टिकल्स के बीच लगने वाले अट्रैक्शन पे। अब कोवलेंट मॉलिक्यूल के बीच जो फोर्स ऑपरेट होता है वह वीक होता है, जबकि आयनिक कंपाउंड में जो आयंस के बीच बॉन्ड था वह तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था। तो चूंकि कोवलेंट मॉलिक्यूल्स आपस में वीक फोर्सेस से जुड़े होते हैं, इसीलिए इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट आयनिक कंपाउंड की तुलना में जनरली लोअर होता है। लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी हैं, जैसे डायमंड एक कोवलेंट क्रिस्टल है, लेकिन इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है बहुत ज़्यादा है आयनिक कंपाउंड की तुलना में, लगभग 4000 केल्विन के आसपास होता है। तो कुछ एक्सेप्शन है कोवलेंट क्रिस्टल में, लेकिन मोस्ट ऑफ द कोवलेंट कंपाउंड्स हैव लोअर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स देन आयनिक कंपाउंड्स ड्यू टू वीकर इंटरमॉलिक्यूलर इंटरैक्शन और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम हुआ। उसके बाद सॉल्युबिलिटी की बात करें, यदि हम लोग सॉल्युबिलिटी की बात करें, यदि सॉल्युबिलिटी को काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किए हैं आयनिक बॉन्ड वाले पोर्शन में, कि किसी भी सब्सटेंस का सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है कि उस सब्सटेंस के मैक्सिमम कितने अमाउंट को आप डिजॉल्व कर रहे हो सॉल्वेंट का एक पर्टिकुलर क्वांटिटी में। और ये जो डिजॉल्व कर रहे घुल रहे हैं, इसका मतलब बताए थे कि वह सॉल्यूट पार्टिकल जिसको आप घोल रहे हो वह सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के साथ इंटरैक्ट करेगा, और इंटरैक्शन कोई भी मॉलिक्यूल किसी के साथ नहीं कर सकता है। उसके लिए कंडीशन बताए थे, लाइक डिजॉल्व लाइक, पोलर है तो पोलर में, नॉन पोलर है तो नॉन पोलर में। अब इसमें से जो कुछ पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स हैं, जो कुछ पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स हैं, जैसे HF है, HCl है, HBr है, HI, NH3, SO2, ये सभी जनरली सॉल्यूबल होते हैं वाटर में, सॉल्यूबल इन वाटर, क्योंकि वाटर भी एक पोलर सॉल्वेंट है। तो पोलर कोवलेंट कंपाउंड वाटर में सॉल्यूबल हैं, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं जितने कि आयनिक कंपाउंड डिजॉल्व करते हैं। तो इनका जो सॉल्युबिलिटी वाटर में है वह मेनली पोलर नेचर के चलते, और साथ ही साथ वाटर मॉलिक्यूल के साथ इसका इन सबों का इंटरैक्शन होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह बना सकते हैं, इसीलिए। तो वाटर में सॉल्युबल होने का एकमात्र कंडीशन पोलर होना नहीं है। उस हिसाब से तो बहुत सारे वैसे कंपाउंड्स हैं जो पोलर है लेकिन वाटर में डिजॉल्व नहीं करते हैं। तो वह डिपेंड करता है कि वे वाटर मॉलिक्यूल H2O के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं कि नहीं, और H2O मॉलिक्यूल के साथ जो जनरली इंटरैक्शन होता है वह हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू होता है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबके लिए नहीं है, जो मॉलिक्यूल कैपेबल होते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए वही सॉल्युबल होते हैं। अभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए कैपेबल कौन है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड अलग से हम लोग को टॉपिक पढ़ना है इस यूनिट में, तो वहाँ हम लोग देखेंगे। अब कुछ जो नॉनपोलर कोवलेंट कंपाउंड्स हैं, कुछ नॉनपोलर कोवलेंट कंपाउंड जो हैं, जैसे हाइड्रोकार्बन्स की बात करी थी हमने, CH4 कोई अल्केन है, C2H4 अल्कीन है, C2H2 अल्काइन है,
हैं। उसी प्रकार से आप BF3 ले सकते हो जो नॉन पोलर हैं, PCl5 ले सकते हो, SF6 ले सकते हो। तो ये जो नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स है ऑब्वियसली ये वाटर में डिजॉल्व नहीं करेंगे। अब वाटर में डिजॉल्व नहीं करेंगे तो किस में डिजॉल्व करेंगे? तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिजॉल्व कर सकते हैं। साथ ही साथ जो कुछ इनऑर्गेनिक टाइप के कंपाउंड्स हैं वे कुछ नॉन पोलर इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिजॉल्व कर सकते हैं। तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में जैसे बेंजीन है, CCl4 है, कार्बन डाइसल्फाइड है। तो ऐसे सॉल्वेंट्स में जो है ये सॉल्युबल हो सकते हैं। कौन? जो नॉन पोलर कंपाउंड्स होते हैं वे। तो ये सॉल्युबिलिटी की बात हुई। वही लाइक डिजॉल्व लाइक का प्रिंसिपल फॉलो करना है। पोलर है तो पोलर में, नॉन पोलर है तो नॉन पोलर में। उसके बाद इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करें हम लोग। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कहने का मतलब हुआ कि कोवलेंट कंपाउंड्स इलेक्ट्रिकल कंडक्टर हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होने का कंडीशन जो हमने पढ़ा था आयनिक बॉन्ड वाले चैप्टर में, कि उसके लिए है कि जिस सब्सटेंस से आप करंट पास करवा रहे हो उस सब्सटेंस के अंदर या तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए या फिर फ्री आयंस। क्यों होने चाहिए? क्योंकि वही चार्ज कैरियर का काम करेंगे वहाँ, उन्हीं के थ्रू जो है करंट आगे प्रोसीड करेगा। अब जो प्योर कोवलेंट कंपाउंड्स हैं, यदि कोई कोवलेंट कंपाउंड प्योर स्टेट में है तो वह जनरली इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, क्योंकि उसके अंदर ना तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना ही फ्री आयंस होते हैं। तो प्योर स्टेट में कोवलेंट कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। जैसे ग्लूकोज से आप करंट पास करवाओ नहीं पास होगा। उसके बाद ऑक्सीजन प्योर है उससे पास करवाओ नहीं होगा। प्योर वाटर H2O इससे पास करवाओ नहीं होगा। प्योर अमोनिया है इससे करंट पास करवाओ नहीं होगा। प्योर रहे तो करंट पास नहीं करेगा, क्योंकि ऐसे प्योर सब्सटेंस के अंदर ना तो इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं ना ही आयंस फ्री होते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन्स आयंस फ्री नहीं होंगे तो चार्ज कैरियर नहीं होगा इनके अंदर, और चार्ज कैरियर नहीं होगा तो करंट पास नहीं करेगा ऐसे सब्सटेंस से। लेकिन इसमें से कुछ कुछ हैं जो एक्वस मीडियम में करंट कैरी करते हैं। जैसे हैलोजन एसिड जो है, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड वगैरह है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, हाइड्रोब्रोमिक एसिड है, हाइड्रो आयोडिक एसिड है, अमोनिया का सॉल्यूशन है, प्योर स्टेट नहीं, सॉल्यूशन एक्वस फॉर्म में रहा तो क्यों? तो जैसे मान लो कि HF को आप वाटर में डिजॉल्व किए तो एसिड है तो ये टूट सकता है H3O प्लस और F माइनस में। HI को भी आप वाटर में डिजॉल्व करें तो टूटेगा, हाइड्रोनियम आयन बनाएगा H3O प्लस I माइनस। वैसे ही अमोनिया को आप वाटर में घोले तो अमोनियम आयन प्लस हाइड्रोक्साइड आयन, ऐसे। और इन आयंस के फॉर्मेशन के चलते जो है इन सब्सटेंस का जो एक्वस सॉल्यूशन है वह इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होगा, करेंट कैरी करेगा, क्योंकि अब एक्वस मीडियम में जो है फ्री आयंस आ गए हैं जो चार्ज कैरियर का काम करते हैं। इस बात को हम लोग भली भांति जानते हैं। अब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बाद नेचर ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं। तो देखो, नेचर ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है कि उस रिएक्शन में जो स्पीसीज इन्वॉल्व हैं वे कैसे हैं। तो जनरली रिएक्शन दो प्रकार के होते हैं, एक आयनिक रिएक्शंस और दूसरा मॉलिक्यूलर रिएक्शंस। आयनिक रिएक्शंस जो कि आयनिक कंपाउंड्स के लिए होते हैं, जिसमें आयंस इन्वॉल्व होते हैं, आयंस आर इन्वॉल्व। और ऐसे रिएक्शन बहुत फास्ट होते हैं, वेरी फास्ट।
लेकिन मॉलिक्यूलर रिएक्शंस में मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं और ये कोवलेंट कंपाउंड्स के रिएक्शन हैं। मॉलिक्यूल्स आर इन्वॉल्व्ड, मॉलिक्यूल्स आर इन्वॉल्व्ड एंड दे आर कंपेरेटिवली स्लो। आयनिक रिएक्शन की तुलना में स्लो है। अब बोलोगे ऐसा क्यों, आयनिक रिएक्शन फास्ट क्यों, मॉलिक्यूलर रिएक्शन स्लो क्यों? तो देखो, आयनिक रिएक्शन में हम लोग देखे थे पीछे आयनिक कंपाउंड में कि ऐसे रिएक्शन में केवल आयंस का एक प्रकार से समझो रीअरेंजमेंट होता है कि आयन एक जगह से हटेगा दूसरी जगह जाएगा। लेकिन ऐसे मॉलिक्यूलर रिएक्शन में क्या होता है कि बहुत प्रोसेस होता है। मॉलिक्यूल्स में उनके एटम्स के बीच का बॉन्ड टूटेगा, बीच में कुछ इंटरमीडिएट बनेगा, फिर वे इंटरमीडिएट जो है कंबाइन करेंगे, रीअरेंज करेंगे, तब प्रोडक्ट बनेगा। तो प्रोसेस लग जाता है। आयनिक रिएक्शंस में कोई इंटरमीडिएट वगैरह का फॉर्मेशन जनरली नहीं होता है। एग्जाम्पल हम लोग लिखे थे इसका आयनिक रिएक्शन का, फिर से कंसिडर करेंगे अभी हम लोग कि जैसे क्या था कि सोडियम नाइट्रेट का एक्वस सॉल्यूशन में यदि आप या फिर सिल्वर नाइट्रेट का एक्वस सॉल्यूशन, सिल्वर नाइट्रेट का एक्वस सॉल्यूशन में यदि आप सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन मिलाते हो तो रिएक्शन होकर के सोडियम नाइट्रेट एक्वस बनता है और AgCl बनता है जो कि वाइट प्रिसिपिटेट होता है। और यह एक आयनिक रिएक्शन है जो बहुत तेज़ी से होता है, वेरी फास्ट, बहुत तेज़ी से होता है। लेकिन वही यदि हम लोग मॉलिक्यूलर रिएक्शन की बात करें, सपोज आप कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड बनाना चाहते हो तो यह बहुत फास्ट नहीं है। कार्बन और ऑक्सीजन जो ट्रीट करेंगे इसके लिए टेम्परेचर वगैरह चाहिए होता है बहुत ज़्यादा, तब जाकर के कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। तो यह मॉलिक्यूलर रिएक्शन काफ़ी स्लो है। उसी प्रकार से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस मिलकर के H2O बनाते हैं, हम लोग जानते हैं, लेकिन यह रिएक्शन बहुत स्लो है। थोड़ा स्पीड फास्ट होगा जब यहाँ कोई कैटलिस्ट लोगे, आप टेम्परेचर वगैरह लोगे, कुछ स्पेशल कंडीशन लोगे तब। तो आयनिक रिएक्शंस की तुलना में जो मॉलिक्यूलर रिएक्शंस होते हैं वे कंपेरेटिवली स्लो होते हैं। मतलब कोवलेंट कंपाउंड्स का रिएक्शन एक डेफिनिट टाइम इंटरवल में होता है, वह एक एवरेज रेट है रिएक्शन का, नॉट इंस्टेंटेनियस। ध्यान रखेंगे हम लोग। इसके बाद एक और प्रॉपर्टी है कोवलेंट कंपाउंड्स के लिए बहुत कॉमन, और वह है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म इज वेरी कॉमन फॉर कोवलेंट कंपाउंड्स। और यह आइसोमेरिज्म है क्या? आइसोमेरिज्म तो सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स एंड हेंस डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। दो या अधिक कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज अलग है। क्यों? क्योंकि उनका स्ट्रक्चर अलग है। तो इस फिनोमेनन को हम लोग आइसोमेरिज्म बोलते हैं। आइसोमेरिज्म एराइज करता है, एराइजेज ड्यू टू द डायरेक्शनल नेचर ऑफ बॉन्ड, डायरेक्शनल नेचर ऑफ बॉन्ड। बॉन्ड का डायरेक्शनल नेचर के चलते आइसोमेरिज्म एराइज होता है। देखे थे हम लोग पीछे भी। अब कोवलेंट बॉन्ड का प्रॉपर्टी तो ऑलरेडी हम लोग पढ़े हैं और देखे थे कि कोवलेंट बॉन्ड डायरेक्शनल नेचर का होता है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही ओरिएंट होता है। तो कोवलेंट बॉन्ड का डायरेक्शनल नेचर के चलते जो कोवलेंट कंपाउंड्स हैं वे आइसोमेरिज्म एग्जिबिट करते हैं, आइसोमेरिज्म शो करते हैं,
जिसमें होता क्या है कि दो या अधिक कोवलेंट कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होता है, लेकिन उनका स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट अलग होता है, स्ट्रक्चर अलग अलग रहता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए एक कंपाउंड है C5H12, जिसको हम लोग बोलते हैं पेंटेन, ऐसा। अब आप इसमें बनाओगे तो CH3 CH2 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 CH3, एक स्ट्रक्चर ऐसा बना। अगला स्ट्रक्चर इसमें ऐसा बन सकता है, और एक स्ट्रक्चर और बनेगा ऐसा। ऐसा दिस इज एन पेंटेन, दिस इज आइसोपेंटेन, दिस वन इज नियोपेंटेन। तीनों का फॉर्मूला सेम है। तीनों में यदि आप देखोगे ना तो 5 कार्बन और 12 हाइड्रोजन है, लेकिन तीनों का स्ट्रक्चर देखो आप बिल्कुल अलग है, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स है तीनों का। उसके बाद तीनों का केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज भी अलग होंगे। कैसे अलग होंगे? तो यदि आप लेफ़्ट टू राइट जाओगे, लेफ़्ट टू राइट, तो इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वह डिक्रीज करेगा, घटेगा। सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट एन पेंटेन का, उससे कम आइसोपेंटेन का, और सबसे कम नियोपेंटेन का। तो बॉइलिंग पॉइंट घट रहा है, मतलब कि इनका फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग हो गया, जबकि फॉर्मूला तो सेम ही था। सब में 5 कार्बन और 12 हाइड्रोजन है। इसके बाद भी हम लोग देख रहे हैं कि किसी का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो रहा है तो किसी का बॉइलिंग पॉइंट कम हो जा रहा है। तो यह जो बॉइलिंग पॉइंट में अंतर आया, या अलग स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट के चलते आया। और अलग अलग स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट क्यों पॉसिबल हो पाया? तो चूंकि इन मॉलिक्यूल्स में एटम के बीच कोवलेंट बॉन्ड है, और कोवलेंट बॉन्ड डायरेक्शनल नेचर का होता है, इसीलिए। तो आइसोमेरिज में अलग से एक चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग, वहाँ जानेंगे। केमिकल प्रॉपर्टी भी अलग होता है। केमिकल प्रॉपर्टी अलग होता है, ये आप कैसे जानोगे? तो जैसे मान लो इस सब्सटेंस का रिएक्शन हम करवा रहे हैं क्लोरीन से इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो 3 प्रोडक्ट्स मिलते हैं, 3 प्रोडक्ट्स। वही यदि आप इसका रिएक्शन करवाते हो क्लोरीन से सनलाइट के प्रेजेंस में, तो 4 प्रोडक्ट्स मिलते हैं। और इसका रिएक्शन आप क्लोरीन से करवाओगे सनलाइट के प्रेजेंस में, तो ओनली 1 प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड। है तो तीनों पेंटेन ही, तो फिर क्यों एक में रिएक्शन कराने से 3 प्रोडक्ट मिले, इसमें 4 प्रोडक्ट मिले, इसमें 1 ही मिला? बॉइलिंग पॉइंट भी अलग हो रहा था, तो रिएक्शन भी अलग, मतलब केमिकल प्रॉपर्टी अलग, बॉइलिंग पॉइंट अलग, मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी भी अलग। और ये सब अलग एक ही कारण के चलते हुआ, क्योंकि सबका स्ट्रक्चर अलग अलग था। और स्ट्रक्चर अलग क्यों हो पाया? क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड डायरेक्शनल नेचर का था, इसलिए। तो कोवलेंट बॉन्ड का डायरेक्शनल नेचर के चलते जो कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं वे आइसोमेरिज में एग्जिबिट करते हैं। और आइसोमेरिज में एग्जिबिट करने के दरमियान क्या होता है कि 2 या अधिक कंपाउंड्स होंगे जिनका फॉर्मूला सेम रहेगा, लेकिन स्ट्रक्चर उनका डिफरेंट होगा। इससे रिलेटेड हम लोग को बताएं, आइसोमेरिज पूरा एक चैप्टर भी पढ़ना है। 1-2 एग्जाम्पल्स इसमें हम लोग और देखते हैं। जैसे एक फॉर्मूला लिखा हमने C3H6O, ऐसा। इस फॉर्मूला से 2 स्ट्रक्चर बनाएंगे। एक स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा CH3CH2COH, दिस इज अल्डिहाइड कॉल्ड प्रोपेनल, 3 कार्बन 6 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। और सेम एक और बनेगा CH3C डबल बॉन्ड O CH3, दिस इज कॉल्ड प्रोपेनॉन, ऐसा। दोनों कंपाउंड का फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, लेकिन अंतर है यहाँ कि यह जो है CHO, दिस इज अल्डिहाइडिक ग्रुप, लेकिन यह जो है C डबल बॉन्ड O, दिस इज कीटोनिक ग्रुप, ऐसा। अब इसमें बोलोगे क्या अंतर हो गया? तो एक तो स्ट्रक्चर तो अलग है ही, बिल्कुल अलग है। दोनों का फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी भी अलग। बॉइलिंग पॉइंट इसका ज़्यादा होता है। यदि बॉइलिंग पॉइंट की बात करें हम लोग, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट है 322 केल्विन, जबकि इसका है 329 केल्विन। देखो बॉइलिंग पॉइंट उसका ज़्यादा हो गया, जबकि फॉर्मूला सेम था, बस अंतर था कि यहाँ अल्डिहाइडिक ग्रुप है और यहाँ कीटोनिक ग्रुप है, ऐसा। केमिकल प्रॉपर्टी भी अलग होता है। यह जो है प्रोपेनल व टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस करता है,
टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस करेगा, सिल्वर मिरर बनाएगा। क्या होता है सब पढ़ेंगे आगे का चैप्टर में हम लोग, जबकि इसमें ऐसा कोई बात नहीं है। यहाँ आप टॉलेंस रिएजेंट डालोगे भी, टॉलेंस रिएजेंट, तो कोई रिएक्शन यहाँ नहीं होना है, नो रिएक्शन ऐसा। तो दोनों कंपाउंड्स का फॉर्मूला सेम था, दोनों में 3 कार्बन 6 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन थे, लेकिन स्ट्रक्चर अलग हो गया। एक में एल्डिहाइड बन गया, दूसरे में कीटोन बन गया। और स्ट्रक्चर अलग होने के चलते जो है इनका फिजिकल प्रॉपर्टी पहले अंतर हुआ, बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग, कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो गया, एल्डिहाइड का कम, और फिर केमिकल रिएक्शन भी अलग अलग। एल्डिहाइड टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस कर दिया सिल्वर मिरर में, जबकि यह कीटोन रिड्यूस नहीं कर पाया। तो ये अंतर जो आ रहे हैं वह सिंपली स्ट्रक्चर के चलते आ रहे हैं। स्ट्रक्चर में यदि ऐसा अंतर ना होता, अलग अलग अरेंजमेंट नहीं होता, तो फिर प्रॉपर्टी में भी कोई अंतर ना होते। तो मॉलिक्यूल्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट्स आर कॉल्ड आइसोमर्स, and the phenomenon in which molecules possess same molecular formula but different structure is called isomerism, and simply isomerism उसी में बनेगा जिसका बॉन्ड डायरेक्शनल है। हम लोग देखे थे कि आयनिक बॉन्ड नॉन डायरेक्शनल नेचर का होता है, इसलिए आयनिक कंपाउंड में आइसोमेरिज्म नहीं होता है। कोवलेंट बॉन्ड डायरेक्शनल है, इसलिए कोवलेंट कंपाउंड में क्या है, आइसोमेरिज्म है। तो ये थे सभी कोवलेंट कंपाउंड के प्रॉपर्टीज। तो आज इस लेक्चर को जो है हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास से इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।